एक बार शंकर जी बैठे हुए थे तो पार्वती जी ने उनसे झगड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि जब आपके भक्त एक ही हैं, धरती पर पूजा करते हैं, तो फिर आप किसी को बहुत सारा क्यों दे देते हैं और आप किसी को कुछ क्यों नहीं देते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि भाई मैं तो सबको बराबर ही देता हूं, वो उनका नसीब है। तो फिर पार्वती जी ने कहा, जैसे आदत होती है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप प्रमाणित करके दिखाइए, जिद्दी स्वभाव होता है खास करके। तो फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं आप प्रमाणित करके दिखाइए। तो शंकर जी ने क्या किया कि जो उनके दो भक्त थे, दोनों के रास्ते में स्वर्ण मुद्रिकाएं गिरा दी। जिसके नसीब में था वो वहां से गुजरा तो देखा, अरे स्वर्ण मुद्रिकाएं पड़ी हैं, उसने उठा के रख लिया। दूसरा वाला जो वहां से गुजरा, तो जब वो स्वर्ण मुद्रिकाओं के पास आया तो उसने कहा कि जरा देखे कि अंधा कैसे चलता है, और फिर वो चल के वो सोने पार करके चला गया। कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने इस कहानी की कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन आप समझदार हैं, मैं मानता हूं कि मैं होशियार लोगों को अपनी बात कहता सुनाता हूं। जिसके नसीब में होगा उसे अच्छा सोना मिलेगा। तो चलिए सोने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, लगता है जोश कम हो गया है आप लोगों का। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हर वक्ता की, लेखक की या कलाकार की सार्थकता तब है जब उसे अच्छा सुनने वाला, अच्छा श्रोता हो। तो इसलिए आप लोग खुद के लिए तालियां बजाइए। वो किसी शायर ने लिखा कि शुक्रिया तेरे आने से रौनक जगी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक जगी, वरना ये एहसास से जज्बात अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत तालियां और स्वागत करिए। कहते हैं कि लेखक हर दौर की गवाही देते हैं, लेखक हर दौर की गवाही देते हैं। युवा के मन की बेचैनी हो, समाज का आईना हो, मिडिल क्लास का कोई बच्चा हो, वो अपनी बात कैसे कहता है, ये हम कहाँ से सीखते हैं? लेखकों के माध्यम से, उनकी किताबों के माध्यम से सीखते हैं। जो स्याही से इतिहास लिख दे और शब्दों से अपनी लड़ाइयां लड़े, वो होते हैं शब्दों के सिपाही और विचारों के योद्धा। स्वागत करिए हमारे पीयूष सर का, पंकज सर का और श्वेता मैम का। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं जो पढ़ने लिखने वाला है, क्योंकि रील के दुनिया में पढ़ने लिखने वालों से उम्मीद कम है। मैं उम्मीद करता हूं जितने हमारे श्रोता आप रुके हुए हैं, उनका कलम कॉपी किताब से वास्ता है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ले चुका हूं। सर आप तीनों का स्वागत है। और सबसे पहले, क्योंकि आपने बहुत दौर देखा है, दौर देखने का मतलब ये हमारे ही हमारा जो प्रोफेशन है, इसके ये बड़े भैया लोग हैं, अंग्रज हैं, मैं बुजुर्ग नहीं कह सकता, नहीं तो बुरा मान सकते हैं ये लोग। तो पीयूष सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि तब के लेखन में और अब 2026 के लेखन में, जैसे जब हम 1999-98 में, हो सकता है 1800 में, जब हम प्रेमचंद, धर्मवीर भारती को पढ़ते थे, दूसरे लेखकों को पढ़ते थे, तब के लेखन में और अब के लेखन में क्या अंतर है? देखिए, लेखन अपने दौर को रिफ्लेक्ट करता है, अपने दौर की जो परिस्थितियां होती हैं उनको अपने साहित्य में लेकर आता है। लेकिन जो आपने कहा कि समय के बदलाव के साथ, तो मुझे लगता है कि चूंकि 1991 के बाद पूरा समाज बदला है, भूमंडलीकरण और जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट बदल गए। हम सब, जैसे आपने जिक्र किया कि मैंने 3 व्यंग संग्रह लिखे हैं, तो पहले ज़माने में जब आप शरद जी के व्यंग पढ़ेंगे, हरिशंकर परसाई के व्यंग पढ़ेंगे, शरद जी के व्यंग चूँकि समाचार पत्रों के लिए बहुत लिखे गए, तो उसमें तात्कालिकता का भाव बहुत था। लेकिन जो नए ज़माने के व्यंग हैं, उसमें फेसबुक भी व्यंग का विषय है, उसमें इंस्टाग्राम भी व्यंग का विषय है, उसमें गर्लफ्रेंड भी व्यंग की विषय है। तो इस तरह के व्यंग के विषय हैं जो नए दौर के लोगों को जिन पर चर्चा होती है। तो विषय बदल गए, पहली बात। दूसरी है, और दूसरी बात मुझे लगता है चूँकि यहाँ पर कई सारे लोग बिल्कुल युवा साथी हैं हमारे, विषय बदलने के साथ साथ साहित्य लिखने की प्रक्रिया या अखबारी लेखन या किसी भी तरह का लेखन, उसके लिखने की प्रक्रिया बदल गई। क्योंकि 1995, मुझे याद है कि मैंने 1995 में जब इंटरनेट आया भारत में, तो पहला लेख लिखा था भारत में इंटरनेट का आगमन, एक कुबेर टाइम्स अखबार होता था उसके लिए। और 1995, उससे पहले हम लोग फाइलें बनाते थे सारे कि श्रीलंका पे लिखना है तो उसकी फाइल अलग है, दक्षिण अफ्रीका पे लिखना है तो उसके लिए अलग है, आर्थिक विषयों पे लिखना है तो उसकी फाइल अलग है। घर में अगर मेरा सब्जेक्ट आर्थिक विषयों पे मैं लिखता था उस ज़माने में, तो उसकी फाइलें अलग होती थी, क्योंकि जो कटिंग होती थी, कतरनें होती थी, हम उसको रखते थे अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन इंटरनेट ने आने के बाद पूरी दुनिया बदल दी। और सबसे बड़ी बात, जब अब ये AI आया है, जिसका आपने मुझे कल बात जबकि चर्चा करेंगे, बात हो रही थी, लेकिन AI तो पूरी दुनिया ही बदल रहा है। और AI की में जितनी संभावनाएं, उतनी चुनौतियां हैं, उतनी परेशानी का सबब भी है।
और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अब साहित्य जिस तरह से लिखा जाएगा, जिस तरह का लेखन अब होगा एआई के आने के बाद, ये नई चिंता का विषय है। बिल्कुल, अगली बात तो मैं एआई पे करूंगा, लेकिन पंकज सर, आप दोनों भाषाओं में लिखते हैं, बाइलिंगुअल हैं। कुछ अंग्रेजी साहित्य या फ्रांस के साहित्य या दूसरे देशों के साहित्य, वो जब हिंदी में ट्रांसलेट किए जाते हैं तो क्या उनका स्वरूप वही रहता है या बदल जाता है? अगर बदल जाता है तो वो बदलाव कितना सार्थक देखते हैं आप? दरअसल अडेप्टेशन या ट्रांसलेशन की ये चुनौती तो है, क्योंकि अनुवादक का भावानुवादक होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दोनों भाषाओं की समझ हो, दोनों भाषाओं के जो पाठक वर्ग हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, तो आप में वो समझ हो, तो वो चैलेंजिंग है अडेप्टेशन। और चाहे आप विदेशी भाषाओं से करें या अंग्रेज़ी से ही हिंदी, हिंदी अब अंग्रेज़ी विदेशी भाषा रह नहीं गई है हमारे देश में भी, हमने उसको अपना लिया बहुत अच्छे से। तो किसी भी एक भाषा से दूसरे में जब आप जाते हैं और उसका भाव नहीं आता है, यही वजह है कि मैं बाइलिंगुअलिज्म की ओर आया और मैं अपनी सभी कहानियों को ट्रांसलेट बिना किए ओरिजिनली दोनों भाषाओं में लिखता हूँ, क्योंकि दोनों ही पाठक वर्ग का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लगता है, ह्यूमर भी अलग लगता है, तो वो चैलेंजिंग है जी। और एक सवाल मेरा श्वेता मैम आपसे था, पहला सवाल कि नए युवाओं के लिए, नए पीढ़ियों के लिए लिखना क्या चैलेंजिंग है? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया यहाँ पे। और मुझे लगता है आज का जो युवा वर्ग है वो बहुत अच्छा लिख सकता है, लेकिन जैसे कि अभी पीयूष सर ने बोला कि एआई जो है उसकी वजह से, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि एआई जो है, जितना आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिव वाला है, उतना पॉजिटिव भी है। नहीं, अभी मैं कह नहीं रहा हूँ, कहूँगा। हाँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और जितना वो पढ़ेंगे उतना ही शब्दों का भंडार उनके पास आता जाएगा और वो उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। अब एक तो चर्चा इस पर हो गई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए ये एक जो लिखने पढ़ने से वास्ता रखते हैं, जो कि कम लोग रखते हैं, हमको इनको देख के पता चल रहा है, जो दर्शक हैं उनको, आप लोगों को नहीं, जो लोग चले गए उनको देख के पता चलता है। तो आर्टिफिशियल, जैसे कि हम पहले कहते थे कि अगर आपको अच्छा लिखना है तो आप अच्छा खूब सारा पढ़िए, ढेर सारा पढ़िए, क्योंकि आपके पास शब्द का भंडारण होगा। आप एक ट्रक लेके चलेंगे शब्द का, तब शायद आपको 1 2 3 4 पन्ने लिखने होंगे, तो वो जल्दी से शब्द आएंगे, आप गढ़ लेंगे। आप कभी पूरा दिन किसी विषय पर सोचते हैं तो 1 पन्ना या 4 पन्ना लिखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ठीक से कमांड दी जाती है तो हम जब बात कर रहे हैं वो अगले 1 मिनट में पूरा का पूरा हो सकता है किताब। अगर किताब नहीं लिखता है तो 5 से 10 पेज लिखकर तैयार कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नए लेखकों के लिए खतरा है? मैं बताऊं? हाँ, बताइए। दरअसल हम लोग थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है। उसके साथ अभी तक ये समस्या है कि एआई का ना तो दिल टूटा है, ना उसके चेक्स बाउंस हुए हैं। वो कहता भी है, अगर आप जी। उससे जुड़ा कोई सवाल पूछेंगे दिल से जुड़ा हुआ, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। और राइटिंग इज नॉट अबाउट वॉल्यूम्स। आपको मैं ज्ञान बनाम कल्पनाशीलता की बात यहाँ करना चाहता हूँ। दरअसल बहुत पढ़ रहे हैं आप, बहुत पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बहुत आपको नॉलेज आ रही है, लेकिन मेरा कहना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कल्पनाशीलताओं में पर लगाएं। आपकी कल्पनाशीलता, आपकी इमेजिनेशन इग्नाइटेड रहे, तभी आपने जैसा कहा कि आप जो ब्रीफ देंगे, जो प्रॉम्प्ट देंगे, उस तरह का कंटेंट एआई देता है। लेकिन वो आप प्रॉम्प्ट कहाँ से देंगे? कल्पनाशीलता से ही देंगे ना। आप किसी स्टाफ को लाते हैं, उसको आप काम ही नहीं बताएंगे तो वो करेगा क्या, और काम कैसे बताएंगे? काम करने से इंपॉर्टेंट काम करवा पाना है, करवा पाना, और उसके लिए आपकी इमेजिनेशन को इग्नाइटेड रहना जरूरी है। तो अभी इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, उसके सही इस्तेमाल के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखने की आवश्यकता है। डरे कि ना पीयूष सर? नहीं, मुझे लगता है पहले तो एक सवाल यहाँ कर लेना चाहिए कि आप लोग एआई का, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं क्या? देखिए, कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? काफी, मतलब फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद सब भी हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन अच्छी बात है।
मेरा इस मामले में थोड़ा सा मतलब जो पंकज ने जिक्र किया, जो मेरा अनुभव अभी तक का रहा, कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिनों में होने वाली है। उसकी वजह दो तीन मेरे पास हैं। एक तो ये है कि जैसे आप विवेक टीवी चैनल का ही प्रोग्राम है, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सालों तक हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी, तो स्क्रिप्ट लिखने के 100-150 तरीके के पैटर्न है ना। मतलब जो लोग शायद यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट भी हैं जो लिखते होंगे स्क्रिप्ट, तो हम एक जिसको हम कहते हैं कि वीओ बाइट है, कभी ग्राफिक्स से आपने स्क्रिप्ट की शुरुआत करी, बहुत सारे, उसको आप मान लो 100 तरीके। वैसे ज़्यादातर प्रोड्यूसर 100 तरीके से भी नहीं लिखते हैं, लेकिन मान लिया हमने 100 तरीके से। और वो जो तरीके हैं वो बहुत इजीली आप एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, अगर उसको सिर्फ आप फैक्ट दे दीजिए। एआई के संग खासियत ये भी है कि उसके पास इतिहास का ज्ञान भी है। इतिहास से मतलब जो हम बैकग्राउंडर्स तलाशते हैं, जो भी पब्लिक डोमेन में, और वो ऑथेंटिक सोर्स से वो उसके पास है। तो यानी मैंने एक दिन ये प्रयोग किया, एक मेरे मित्र वो एक बड़े चैनल में है, वो आए तो उन्होंने कहा किस तरह से आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट लिख के दिखाई, विद इन 30 सेकेंड उसने स्क्रिप्ट पूरी लिख के दे दी, और वो उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए कि यार ये अगर ऐसे लिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो एक शो के इंचार्ज है। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका मतलब ये हुआ जो पंकज ने कहा कि कल्पनाशीलता, हम जब चाहे वो टीवी का लेखन हो, टीवी से मतलब जो अखबारी लेखन, टीवी लेखन जो न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी आपको एक कल्पनाशीलता चाहिए कि आप उस स्क्रिप्ट को कैसे ऐसा बनाएं जो ये लगे कि ये बहुत ही जज्बाती, ये बहुत अलग तरह की स्क्रिप्ट है और ये चैट जीपीटी या एआई नहीं लिख सकता, या उसमें कुछ खास बात है महसूस करने की महसूस कर। तो वो चैट जीपीटी जहाँ पर फेल होता है, वहाँ से अब आपको कहानी शुरू करनी पड़ेगी। आप सिर्फ फैक्ट्स देके, या आप जो सीधी सीधी लाइन लिखती हैं कि 4 लोग मारे गए, 2 लोग घायल हुए, इस तरह से लिखना, अब ये थोड़े दिनों में मुझे लगता है कि अगले 5 साल में आप देखेंगे कि टीवी या बाकी जगह पर जहाँ पर मीडिया का काम हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारा काम चैट जीपीटी से होगा। और एक आर्टिकल मैंने बहुत साल पहले लिखा था दैनिक भास्कर में, जिसमें मैंने लिखा था कि फुटबॉल मैच की रिपोर्टिंग भी एआई के थ्रू हुई, और उसने सारी की सारी ऐसी रिपोर्ट लिखी एक द टेलीग्राफ के लिए, जो वो किसी को समझ ही नहीं पाए, लोग बाग जो स्पोर्ट्स एडिटर थे वो समझ नहीं पाए कि ये एआई ने लिखी है। तो कहने का मतलब ये चैलेंज तो है। अब इसका दूसरा हिस्सा बाद में बात करते हैं, वो है साहित्य से जुड़ा हुआ, वो जिसमें पंकज का जिक्र था कि वहाँ कल्पनाशीलता का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अब किताबों पर, हाँ बताइए आप। मुझे लगता है कि ये जो एआई का जो ये बहुत ढेर सारा जो आजकल डर फैला हुआ है, जैसा कि पंकज सर ने बोला, पीयूष सर ने बोला, मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है। तो ये हमारे ऊपर, मानव लेखन कह लीजिए या मानव, ये हम, एआई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो आप समझ रहे हैं मतलब कि नहीं, वो लिख भी तो रहा है ना। हाँ, हमारी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है, वो कह रहा है कि आओ तुम हम पे डिपेंड हो जाओ। मानव लेखन की बात ही अलग है। जैसा कि अभी कल्पनाशीलता की बात हुई, भावनाओं की बात हुई, तो हम जितना ज़्यादा जैसे हम संवेदनशील हैं, एआई नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो कि आप उस पर प्रॉम्प्ट आप देंगे और वो मना कर देगा, रिफ्यूज़ कर देगा वो। मैं श्वेता जी आपसे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप ये कहेंगी ना, अगर आप एआई पे जाएंगे और एआई के जो एडवांस टूल्स हैं, आप उससे कहें कि भाई दुख के भाव में मुझे ये प्रॉम्प्ट है, इस तरह की मुझे 6 कविताएं दीजिए, तो वो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ कविताएं दे देगा। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसिया शुरू होती है कि आप उसमें से चाहें तो मेरा कहना ये है कि आप जो कह रही हैं मैं उससे सहमत हूँ कि इंसान का जो जज्बात है, जो दिल धड़क रहा है इंसान के अंदर, वो एआई के अंदर नहीं है। ये यहाँ पर अलग हो जाता है मामला। लेकिन हम जिस तरह का लेखन आज के दौर में कर रहे हैं, और 90% राइटर्स जिस तरह का लेखन कर रहे हैं, वहाँ चैट जीपीटी उनके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि वो लेखन बहुत सतही लेखन है, वो बहुत इजी लेखन है, उसके पीछे बहुत परिश्रम हुआ नहीं है। तो वो परिश्रम जब नहीं हुआ तो फिर वहाँ चैट जीपीटी आपको आउट कर देगा। जी बिल्कुल। वहाँ क्योंकि उसके पास बहुत सारे पहले से डेटा पड़े हुए हैं जो वो रोज पढ़ता है, हम ही से लेके आप चेक कर रहे हैं तो आपसे लेके पढ़ रहा है, फिर स्टोर कर रहा है, फिर कुछ नया लिख रहा है। हाँ, इसलिए तो आपके चैनल पे ये कहा जा रहा है, आज ये आपने जो संगम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये भी साहित्य है, सुर है, हाँ, भाषा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज भी मानव लेखन, संवेदनाएं आज भी जीवित है। इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अब लेखन पर आते हैं। हमारे साथ जो 3 लेखक बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी रचनाएं हैं, क्योंकि मैं अभी आप ही से बातचीत कर रहा हूँ। आपने जो ये किताब लिखी है जी। और आप गज़लें भी लिखती रहती जी, हैं, बेशक। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम पढ़ भी सकते हैं। जी। ज़रा उनके 2 लाइन सुनाइए तो। मेरी बहुत एक वायरल गज़ल हुई जिसको आज की सदी के महानायक आशुतोष राणा जी ने उसको अपने स्वर दिए और वो करीब 5 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज़ आए। वो कुछ यूँ है कि एक सूफियाना गज़ल है, मैं 4 लाइनें पढ़ूंगी लेकिन उसके बाद से आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। हाँ, कि किताब खरीद के पूरी पढ़ें। ठीक। कहकशां चांद तारे तेरे हैं, कहकशां चांद तारे तेरे हैं, हर हर नज़र में नज़ारे तेरे हैं। ये हम डिवोशनल है, हम सीधे ईश्वर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। कहकशां चांद तारे तेरे हैं, हर नज़र में नज़ारे तेरे हैं। तू जिसे चाहे वो संवरता है, तू जिसे चाहे वो संवरता है, नाम सबने पुकारे तेरे हैं। बहुत शुक्रिया। ये 2 लाइन और सुना दीजिए, लोग तालियां बजा रहे हैं। तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, मेरे अल्फाज सारे तेरे हैं। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। फिर हम आपसे कुछ दूसरा सुनेंगे, लेकिन तब तक पंकज सर की ओर रुख कर लेते हैं। पंकज सर, आपने आखिरी किताब कौन सी लिखी? मेरी पिछली थी, इंग्लिश में उसका टाइटल है वन स्ट्रिंग अटैच, आखिरी का मतलब मेरा था कि पिछली आई है उसी से, जी, आखिरी जी, का जी। मतलब आखिरी से नहीं था। और इश्क बाकी उसका हिंदुस्तानी वर्जन है, इश्क बाकी, और इंग्लिश में वो है वन स्ट्रिंग अटैच्ड। जी ये बड़ा बृहद विषय है, इश्क बाकी। जी जी जी। तो उसमें किस बारे दरअसल में? मुझे लगता है कि ये हर किताब खरीद के पढ़ेंगे, ये पढ़ने वाले लोग हैं इसलिए रुके हैं। नहीं, दरअसल ये एक लव स्टोरी है एक दर्जी की, और 1992 अयोध्या और 2010 दिल्ली के बीच डेमोलिशन और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के बीच उलझी सी कहानी है। और इसको मैं सबॉल्टन रोमांस कहता हूँ, रोमांस फ्रॉम बिलो, क्योंकि जब भी प्रेम कहानियों की बात होती है तो राज सिमरन की बात होती है, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाओं के, दुर्घटनाओं के बीच एक दर्जी भी है जिसकी एक मोहब्बत की कहानी है, और वो और सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर ये एक पीरियड लव स्टोरी है, रोमांस है। जी। पीयूष सर ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, व्यंग भी लिखा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी बात को अगर चुटीले अंदाज में कहना हो, कि लोगों को मज़ा भी आ जाए और फिर वो बात भी पहुंच जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी। अभी हाल में एक किताब आई है, पीयूष सर बताइए उसके बारे में। व्यंग का आपने जिक्र किया और मुझे चूंकि दिमाग में आ रही है बात तो मैं कहना चाहूँगा। मैंने AI से व्यंग भी लिखवा के देखा और मैं कहूँगा कि वो 50% उसने लिख दिया। 50%? हाँ, तो अच्छा, इसका मतलब है कि हाँ, तो वो 50% अगर व्यंग आज की तारीख में AI लिख रहा है तो ये मुझे चुनौती लगती है, क्योंकि आज अगर 50%, देखिए इंसानी दिमाग में 86 खरब न्यूरॉन है ना, जो जिसमें से 16 खरब न्यूरॉन जो है सोचने समझने का काम करते हैं। कुत्ते के दिमाग में 2 अरब है, बिल्ली में 1 अरब है। AI में कितने अरब खरब हैं ये हमें पता नहीं, मतलब इतना बड़ा उसका दिमाग है। तो वो आज से 10 साल बाद कैसा AI होगा अभी हम नहीं कह सकते, अभी क्योंकि बहुत काम हो रहा है उस पर। इसको तो पीयूष सर माफ़ी के साथ रोक के मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं इससे समझाता हूँ जब भी हमारी चर्चा होती है, कि हमारे पास पहले कीपैड वाला फ़ोन हुआ करता था, तो हम फ़ोन करते थे, बातचीत करते थे। फिर एक ज़माना आया जब हमारे पास ये स्मार्टफोन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये फ़ोन का धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे वक्त बीता ये बदलता गया, एडवांसमेंट हुआ फ़ोन का। तो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि जब AI का एडवांसमेंट होगा तो वो कहाँ पहुँच बस जाएगा। मतलब वही, चूंकि व्यंग से आपने बात शुरू की, और नया उपन्यास जो मेरा है वो है उसने बुलाया था। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, पेंगुइन ने प्रकाशित किया है अभी। और ये कहानी मैं 10 साल से इस कहानी पर काम कर रहा था, इसका स्क्रीन प्ले लिखा, फिर बाद में उपन्यास में कन्वर्ट किया। मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी कहानी है हमारे समाज में। जो लड़कियां हैं उनकी कहानी है, लेकिन ये इसका जो जोनर है वो सस्पेंस थ्रिलर है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते, वरना जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, वो पकड़ लेंगे। कुछ तो बता ही दीजिए कि जिज्ञासा जाग जाए इनकी। नहीं, जिज्ञासा सिर्फ कहानी ये है कि एक लड़की है जो US में रह रही थी। उसकी एक PhD का सपना था, एक मनोवैज्ञानिक विषय पर PhD करने का, और वो लौट के आती है इंडिया, और वो उसी प्रोफेसर के अंडर में अपनी PhD दोबारा शुरू करती है 10-12 साल बाद। वो PhD बहुत अच्छी चल रही है, वो मनोवैज्ञानिक प्रयोग बहुत अच्छे चल रहे हैं, और एक दिन नोएडा के एक इलाके में एक लाश मिलती है, और उस लाश मिलने के बाद
पूरी कहानी बदल जाती है और वो फिर सारा मामला देश का सबसे सनसनीखेज मामला बन जब जाता ये है। लेके पढ़े तब पता चलेगा कि किसने बुलाया था। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, टैग कीजिए तो मैं भी उस पर प्रतिक्रिया दूंगा, और आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे तभी बताइए, क्योंकि लेखक के लिए जरूरी है कि उसको फीडबैक मिले। अब थोड़ा तो देखिए जी। ऑल्सो एक बात मुझे कहनी है कि एआई तो जो चुनौती है, जो सुविधा है, वो एक बात है। एआई के नाम पर दोयम दर्जे के जो लेखक काम कर रहे हैं, वो अपने निकम्मेपन को लेजिट नहीं कर सकते। मैं पता है अगला एक सवाल मिनट, यही जी। क्योंकि ये तो एक चैलेंज अभी है, इससे बड़ा एक और चैलेंज है कि पिछले सालों में जो ग्रोथ रीडर्स की है वो राइटर से ज़्यादा तेज़ है। राइटर को कोप अप करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडर्स का भी अटेंशन स्पैन मौजूदा सोशल मीडिया उत्सव के दौर में घटा है। बहुत चैलेंजिंग है उनको ग्रिप करना, उनकी शब्दावली में बात करना और रूह से बिना समझौता किए हुए। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की होंगी और जिनको मुझे प्रपोज करने का मन करेगा, और अगर राइटर इन मी इज स्टिल स्टक कि वो अभी भी अज्ञेय में लटका हुआ है, और अगर वो प्रपोज करने के लिए उनकी कविता का इस्तेमाल करे कि अगर मैं तुमको ललाते सांधे के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, तो नहीं कारण कि मेरा प्यार झूठा या कि मैला या फिर उथला पड़ गया है, बल्कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। अब वो तो लड़की कूच कर जाएगी। यू हैव टू गो टू हर वोकैबुलरी कि चल सोनिए एक सेल्फी खींचे, पाउट बनाए अखियां मीचे। इफ यू हैव टू कनेक्ट आसान भाषा में। हाँ, तो वो चुनौती वो वाली भी बढ़ी है कि अटेंशन स्पैन घटा है। अब आप अपने निकम्मेपन को एक एनाकोंडा एआई को देख के छुपा नहीं सकते, आपको उधर भी काम करना है, और बहुत डायनामिज्म की ज़रूरत है राइटिंग में। तो इस बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। तो मैं इसी से जुड़ा सवाल कर रहा था। इंस्टाग्राम के दौर में, फेसबुक और सोशल मीडिया के दौर में, जब सब लोग अपने अकाउंट के स्वामी हैं, फ़ोन खोला और कि राजा साहब आज ये लिखेंगे, लिख दिया, और उन्होंने अपने से मान लिया कि ये बहुत अच्छा लेख है या फिर ये बहुत अच्छा हिस्सा है जो मैंने लिखा है, हो सकता है बहुत अच्छा प्रेम पत्र है। जब आपको स्वयंभू प्रामाणिकता के लिए एक ऑलरेडी अकाउंट मिल रहा है ये सोशल मीडिया का, तो उस दौर में क्या असली साहित्य छुपता या कम होता जा रहा है? नहीं, अगर आप इसको असली साहित्य और नकली साहित्य जैसी परिभाषा मुझे समझ में नहीं आती। साहित्य बेसिकली जो जनता तक पहुँचे, जनता के दिल को छुए, पाठक के दिल को छुए, वो साहित्य है। साहित्य के कई रूप हुए हैं। कोई आप कह सकते हो कि भाई जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, अज्ञे ने लिखा है, वो एक तरह का साहित्य है। गुलशन नंदा ने लिखा है, वो एक अलग तरह का साहित्य था। चेतन भगत ने लिखा, अलग तरह का साहित्य है। पंकज ने लिखा, हम लोग लिख रहे हैं, वो नई पीढ़ी जो भी लिख रही है वो तो अलग क्या तरह का। सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख देना साहित्य की प्रामाणिकता पर खरा उतरता है? नहीं, सोशल मीडिया ने ये अच्छी बात की है कि आपको साहित्यकार बनने की दिशा में पहला कदम मुहैया करा दिया है, एक मौका दे दिया। क्योंकि ये विवेक आपने शायद जिक्र किया या मृदुल ने जिक्र किया कि मुझसे अभी बातचीत में बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मृदुल ने कहा कि सर जब हम लोग एंट्री ले रहे थे जर्नलिज्म में, तो किसी ने मुझे कहा कि पीयूष पांडे फेसबुक पर लिखते हैं, उनको देखो। तो जबकि मैं फेसबुक पर व्यंग की शायद टिप्पणियाँ छोटी छोटी उस वक्त लिखता था, तो वो फेसबुक से परिचय हुआ, मृदुल ने मुझे जोड़ा, तो आपको पहला मौका मिला। आप ये कोशिश कर पाए, आपको जब प्रशंसा मिलती है, उसमें से कुछ अच्छे लोग जो साहित्य की समझ रखते हैं, जब वो आपका हौसला बढ़ाते हैं, तो आप में ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप लिखना जान रहे हैं, सीख रहे हैं। और वो वही कोशिश, वो एक बेसिकली जिसको क्रिकेट में कहते हैं कि हम डोमेस्टिक मैच खेल रहे हैं, डोमेस्टिक मैच में जब अच्छा खेलने लगते हैं आप, तो फिर आप इंटरनेशनल के लिए तैयार होते हैं। तो ये बेसिकली वो है। लेकिन हाँ, फेसबुक के साहित्य को आप एकदम साहित्य कहने लगे, तो वो एक तात्कालिक भाव है जिसको आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे रखते हैं, जो लाइक्स और शेयर पे डिपेंड क- करता है, कितने मिल गए उसी से खुश हैं। कई बार यही है। ये सब्जेक्टिव है शायद, मुझे ऐसा लगता है। इस पर और कुछ बताइए। नहीं, जैसे सर ने बोला कि बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि उसको पूरी तरीके से साहित्य कह देना है। जो भी फेसबुक पे लिखा जा रहा है वो साहित्य है, ज़रूरी नहीं है कि वो साहित्य। 4 लाइनें हमने जैसे लिखी, ये 2 लाइनें। साहित्य है, क्या है ये, इसके बारे में बताइए। जी, ये मेरी अभी पहली किताब आई है, रांझा मेरा। ये अमृता प्रीतम जी को आप सुनते भी हैं, हाँ, जानते भी सुनते हैं। हैं, ये सब लोग भी जानते होंगे। जी, अमृता प्रीतम जी को हमेशा जब भी कोट किया जाता है तो साहिर के साथ किया जाता है,
लेकिन अमृता प्रीतम जी के साथ जिन्होंने वाकई प्रेम निभाया वो थे इमरोज़। ये इमरोज़ को ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से। और जैसा भी आपने एआई की बात करी, इमरोज़ ज़्यादा एआई पे नहीं नज़र आएंगे, वो इस किताब में नज़र आएंगे जो कि आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। असली जो प्रेम होता है, प्रेम क्या होता है, आप इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इमरोज़ उस दौर में, विवेक 90-50 के आसपास, मतलब जब लिविंग का कोई ज़माना ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, उस वक्त इमरोज़ ने अमृता का साथ दिया। आगे की स्टोरी आप खुद इसमें पढ़ेंगे, बस इतना। सर, लेखन में प्रेम एक बड़ा वृहद विषय है, बहुत बड़ा विषय है, लोग लिखते हैं। और तो ऐसे लेखक अगर कोई जो नया बनना चाहता हो, तो क्या कोई मतलब वो पर्टिकुलर विषय है जिस पर वो लिख के आगे बढ़ सकता है? मतलब शुरुआती दौर में क्या लिखें? मैं बोलूं? हाँ, मुझे जी। बताइए। दरअसल ऐसे नहीं देख सकते कि किस विषय पे लिख के आगे बढ़ा जा सकता है। देखना होगा कि आपका रुझान किधर है, आप किस तरह की बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रोमांस या लव स्टोरी सबसे आसान पक्ष है। उसमें मैं कोट करना चाहूँगा किन्हीं को, जिनकी वो लाइन है कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। वाह। सो इट्स नॉट इजी, और उसमें आपको री इन्वेंट करना है। और एक बार फिर, क्या कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पर पे पानी पानी लिखना। क्या बात। तो मसला ये है कि आप लव स्टोरीज को भी सेक्लूजन में नहीं देखते हैं। उनका अपना हिस्सा होता है सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल अंडर करेंट्स का, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बस एक मुखौटा है जिसके नाम पे लोग आ जाते हैं बेरीज चेरीज खरीदने। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मुझे जो पंकज ने कहा वही बात है कि आपका रुझान क्या है। आपने देखिए, जब कहानी जो इस तरह की कहानियां हैं वो जब तक आपने अनुभव नहीं की होंगी, अगर आपने प्यार किया नहीं है तो प्यार लिखना बहुत मुश्किल है। ये मतलब आप 4 कहानियां प्यार की पढ़ के, क्योंकि फिर उसमें आपका टेक नहीं है कोई। जी जी। जब तक आप पिटे नहीं है, आपने मारा नहीं है, कुछ किया नहीं है तो इस पे मैंने इश्कियापा जो मेरी दूसरी किताब थी, उसका फलसफा यही है, इट्स अबाउट बीइंग इन लव विथ लव, इश्क से इश्क में रहने की कहानी। लोकतंत्र जैसी परिभाषा लिखी जी आप। जी जी जी। और विवेक, जो आपने बात की कि मुझे लगता है कि पहले हम सबको, वो तो हम सब पर है और युवा साथी यहाँ पर हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं और हमको कई बार जब आप नए नए कॉलेज में आते हैं, लिखते हैं शायरी गज़ल कुछ लिखते हैं ना, तो आपको लगता है क्या लाइन लिखी है आपने, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि ये तो क्योंकि वो ख्याल है। हाँ। आपके दिमाग में ख्याल है, और जब प्रेम में आप होते हैं तो वो ख्याल कई ख्याल ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं। अब मैं आपको अपना ही उदाहरण दूं कि बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक लाइन लिखी कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। हाँ, क्या क्या क्या, एक बार फिर। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास उदास रहता हूँ। तो ये वही लाइन है कि आप मिलने की आपको इच्छा है और आप नहीं मिल पा रहे हो। तो लेकिन साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद साहिर साहब की एक किताब उठाई मैंने, तलखियाँ। अच्छा। और उसकी पहली ही लाइन लिखी हुई है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवेयास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। और ये लिखने तक आपने वो नहीं पढ़ा था? साहिर साहब को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। कॉलेज मतलब मैं 12th और BA फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। तो तलखियाँ पढ़ते मैंने कहा लो मेरी लाइन चुरा ली साहिर साहब ने। तो ये हम इस सेशन के आखिरी दौर में हैं, तो छोटे सवाल कर लेता हूँ। जिन लोगों को पढ़ने की इच्छा है, कई बार लगता है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत मोटी किताब है, बड़ी किताब है, नए पाठकों को आप कैसे, क्योंकि आप सब लोग लेखक हैं, आप तीनों का पक्ष में इस पर चाहूँगा कि नए पाठकों को आप कैसे उत्साहित करेंगे कि नहीं तुम ये पढ़ो और पूरा पढ़ के जाओ? नहीं, किस अपनी किताब के बारे में या वैसे? नहीं, सब अपनी किताब या फिर मतलब जो साहित्य लिखे जा रहे हैं, उपन्यास, जो कई बार लगता है कि अरे यार इतनी मोटी किताब है, जो नहीं चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। कल मैं शायद जावेद अख्तर साहब का ही इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था, तो वो बात वही है कि पहले तो आप पढ़ना सीखो। क्योंकि कल एक मित्र मिला बुक फेयर में, उसने कहा कि मैं जब आप इसकी ऑडियो बुक लाएंगे तब मैं पढ़ पाऊंगा, मैं सुन पाऊंगा, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं सकता।
तो पहले पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर आप कुछ भी पढ़िए जो आपका इंटरेस्ट है, किसी भी तरह की किताब हो, चाहे वो साहित्य का कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, या और भी दूसरी किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं ताकि हमारी ज्ञान में वृद्धि हो। कम से कम अगर साहित्य को तो एक अलग तरह की वो है, कहानी किस्से हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें, पहले पढ़ने की आदत आए तो फिर धीरे धीरे मुझे लगता है जब आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है आप अपने पसंद का नगीना खोज लेते हैं। जो नए लेखक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं साहित्य और साहित्यकारों के सामने। मैं बहुत कम शब्दों में मैं याद करना चाहूँगा श्रीकांत वर्मा जी की वो लाइन जो मुझे बहुत पसंद है। चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन उनकी कविता है कि चाहता तो बच सकता था, चाहता तो बच सकता था, लेकिन कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा, जो बचेगा वो कैसे रचेगा? कैसे रचेगा मैम? गजलें कैसे तो रची आपको जाएंगी? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखिए, घूम फिर के फिर वही पे बात आके रुक गई कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने कहा था, जो उसके बाद से एआई भी आ गया बीच में, लेकिन घूम फिर के दुनिया गोल है और वहीं पर आके हम टिक गए कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा समाज में, अपने मन में, अपने भीतर भी बढ़ेगा वो आगे, बहुत कुछ अपने आप को इन्हेंस करेगा पढ़ के। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम साहित्यकार हैं तो हम स्टोरी लिख रहे हैं, गज़लें लिख रहे हैं, हम बोलचाल की भाषा में भी हैं। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, आपके पास शब्दों का भंडार कहाँ आएगा? आप बहुत अच्छा सा जावेद साहब का जिक्र किया इन्होंने, तो मैंने भी उनका एक इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट आई मीन। तो जावेद साहब ने कहा नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन, मतलब आपके पास शब्द ख़त्म हो गए हैं, यू नो व्हाट आई मीन, अब इसके बाद क्या? तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी को क्या, मतलब हर पीढ़ी को, जैसा कि बोला गया है कि भले एक पैराग्राफ पढ़िए, कोर्स की किताबें तो पढ़ी रहे, लेकिन हाँ जो आपको मज़ेदार लगे ना वो आप ज़रूर पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कुछ भी टफ उठा के पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, आर्टिकल अच्छा लगे, पोइट्री अच्छी लगे, आप बस पढ़िए, पढ़ते रहिए तो लिखते रहिए, तभी आप मौज में प्रोफेसर, आप रहिए। कुछ ऐड करना चाहते हैं लास्ट में? बहुत ज़रूरी बात, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इन बातों से। दरअसल तब मैं बीबीसी में ब्रॉडकास्टर था और एक बार नाइट शिफ्ट के बाद लौट रहा था लंदन में, और वहाँ मैंने सुबह 4 बजे देखा कि एक बहुत लंबी भीड़ खड़ी हुई है सड़क पे और लोग ओवरकोट पहन के कॉफ़ी मग्स लेकर खड़े हुए हैं। मुझे भारत जैसा माहौल लगा, इतने लोग आधी रात कर क्या रहे हैं सुबह सुबह। तो मैंने गाड़ी रोकी, कैब रोक के मैंने पूछा क्या बात है, और ज़्यादातर इंडियन डायस्पोरा के लोग थे। तो उन्होंने बोला भाई जेके रोलिंग की अगली किताब हैरी पॉटर सीरीज़ की आई है, 8 बजे किताब की दुकान खुलेगी और सारी किताबें बिक जाएंगी, और इसलिए लोग लाइन में खड़े हैं कॉफ़ी मग्स लेके खरीदने के लिए। और मुझे रियलाइज़ हुआ जेके रोलिंग की इस मशहूरियत को देखकर कि यार राइटर्स आर स्टार्स इन दिस कंट्री, अपने देश में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो मैंने आपके सवाल का ही उत्तर पाया एक रिसर्च में कि भाई ऐसा क्या है कि अपने यहाँ क्यों नहीं लोग इतना पढ़ रहे हैं, और राइटर्स उस समय स्टार नहीं होते थे। वो यूँ हुआ कि भाई ज़्यादातर किताबें मोटी और बोरिंग मिलती थी, और अगर हम लोग उसी क्रम में पढ़ो 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 माता पिता जैसे कोर्स बुक्स के लिए करते हैं वो करेंगे तो हमारा नया रीडर बनेगा। बिल्कुल, पढ़ो और अच्छे लोगों के पढ़ो, साथ बैठो, अच्छा करो और अच्छे पढ़ो। लोगों के साथ बैठोगे, पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। और हम बैठे, अच्छी बातें हुई, लेखों की बातें हुई। एक शेर है मेरा लिखा कि तमाम दुश्वारियां हैं इस जहान में क्या क्या बोलूं मैं, तमाम दुश्वारियां हैं इस जहान में क्या क्या बोलूं मैं, दिल हमारा तहखाने जैसा है, कभी बैठो तो खोलूं मैं। तो आज हम बैठे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, इसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। मैं हमेशा कहता हूं कि वक्ताओं की सार्थकता तभी है जब श्रोता बहुत अच्छे हैं। हमारे लेखों के लिए और आप अपने लिए तालियां बजाइए जोर से। धन्यवाद।